हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो समास है। इसको हम लोग फटाफट कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समास क्या होता है। समास क्या होता है, कोई भी संस्कृत में जब वर्ड को कंप्राइज करना हो, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्क्राइब ना करके उसको एक ही वर्ड में कन्वर्ट करना, उसको हम लोग समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है, संक्षेप संक्षेप अर्थ होता है, मतलब कि जिसका कंप्राइज वे में जो हम लोग अर्थ का बोध होता है उसको हम लोग समास बोलते हैं। अभी सबसे पहले देखते हैं उसका परिभाषा। तो परिभाषा क्या है कि एक से ज़्यादा अनेक पद एकत्र आता है, अर्थपूर्ण नया संक्षिप्त पद तैयार होता है, उसी को समासिक पद कहते हैं। अभी एक से ज़्यादा जब वहाँ पे पद आते हैं और एकत्र आकर के एक अर्थपूर्ण जो है वो नया संक्षिप्त मतलब कि छोटा या तो कंप्राइज वे में पद तैयार करते हैं, और वही पद को हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अभी समास जो है वो 4 टाइप के होते हैं, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, अवयवी समास। ठीक है, अभी सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या होगा, अवयव होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि अव्ययभाव समास कौन सा है। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले अवयव देखेंगे, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है। अभी इसके कुछ रूल हैं, तो वो आप याद रखिए, वो इजीली आपको समास कौन सा है, कौन सा समास है एक्चुअली, उसको समझने के लिए हेल्प करेगा। सबसे पहले पूर्व पद प्रधान समास है। अव्ययभाव समास जो है वो पूर्व पद मतलब कि जो पहले पद रहेगा वो प्रधान होगा, और जो उत्तर पद होगा बाद में वो प्रधान नहीं होगा। ठीक है, पूर्व पद में क्या होगा, अव्यय होगा या तो उपसर्ग होता है। उत्तर पद प्रयुक्त प्रत्यय सुगंत मतलब कि नाम होगा, वहाँ पे क्या होता है, धातु नहीं होता है। सबसे पहले पूर्व पद प्रधान होता है, उसमें अव्यय या तो आपको उपसर्ग देखने मिलेगा, और जो लास्ट जो उत्तर पद है वहाँ पे आप लोग को धातु देखने नहीं मिलेगा, वहाँ पे नाम देखने को मिलेगा, जैसे कि नाउन वगैरह। फिर समासिक पद जो है मेनली किस में रहता है, नपुंसकलिंगी एक वचन में। इसमें कौन सा विभक्ति लगाते हैं हम लोग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और भी क्लियर होगा। सबसे पहले अभी इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा अव्यय आने पे क्या हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। तो बहुत इजी है, ये आपको सिर्फ याद करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अधि 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 रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इति यूज़ करते हैं। ठीक है, अधि रहेगा तो क्या यूज़ करते हैं, इति। तो ऐसे ही हरऊ इति, तो इति है यहाँ पे, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अधि। तो ये क्या हो जाएगा, अधि हरि। और इसका रूल क्या था, सप्तमी विभक्ति और एक वचन में करना है उसको। तो हम लोगों ने इसके लिए यहाँ पे क्या किया, ऐसे हुआ था हरो, यहाँ पे ऐसे हुआ कि उसका हम लोगों ने सप्तमी विभक्ति एक वचन यूज़ किया यहाँ पे, इसलिए हरो आया। वैसे यहाँ पे भी देखिए गंगायाम, गंगायाम कौन सा, सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो उसका हम लोग क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या है, इति है, तो इति का हम लोग अधि में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अधि गंगा। आई होप आपको ये समझा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो अव्यय है वो इसमें एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, वो क्या है, अध्यात्म। अगर अध्यात्म आया तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इसको, आत्मना आत्मनि इति। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो उपसर्ग है हम लोग का समीप है। समीप बहुत मतलब आपको इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे ही। अगर समीप है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उप यूज़ करते हैं, और इसका विभक्ति कौन सा रहता है, तो षष्ठी विभक्ति रहता है। जैसे कि उपकृष्णम, उपकृष्णम उपकृष्णम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें षष्ठी विभक्ति करेंगे। कृष्ण, कृष्ण को मतलब अगर षष्ठी विभक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्णस्य। कृष्णस्य फिर उप की जगह समीप लगाए तो समीपम। वैसे उपगंगम, गंगाया समीपम। सबको क्या करना है, हम लोग को सिर्फ षष्ठी विभक्ति लगाना है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अव्यय है वो समृद्धि है। समृद्धि रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सु यूज़ करेंगे। जैसे कि या तो सु रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे, समृद्धि यूज़ करेंगे। अभी देखिए अगर एग्जाम्पल में, तो सुभारतम, सुभारतम, और इसको किस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो द्वितीय विभक्ति
इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, भारता नाम है ना, तो ये किस में होता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुभारत का भारता नाम समृद्धि, सुक्षत्रम क्षत्रा नाम समृद्धि। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्या है, व्युधि, अगर दूर रहा तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, व्युधि का, तो जैसे कि दूर यवनम, तो ये क्या हो जाएगा, यवानाम वृद्धि, इसमें भी क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का यूज़ करेंगे। वैसे ही उसके बाद क्या है, अभाव, अभाव अगर निर रहा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अभाव, ठीक है। अभाव का मतलब क्या होता है, न होना, निर का मतलब भी क्या होता है, न होना, और दूर का अर्थ क्या होता है, कम होना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, निर्जनम, तो क्या हो जाएगा, जना नाम अभावः, जना नाम अभावः, निर्दोषम दोषस्य अभावः, निष्फलम फलानाम अभावः, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे अगर निर आया तो अभाव का उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अव्यय है वो है अत्य, अत्य रहा तो हम लोग अति का उपयोग करेंगे। अभी अति जो है वो दो जगह पे दिया है, तो अति को हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, अति है और यहाँ पे भी अति है ना, यहाँ पे असंप्रति और यहाँ पे अत्य है, ऐसे दो जगह हम लोग दो चीज़ें को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो अत्य है उसका मीनिंग क्या होता है, नाश होना, और जो यहाँ पे असंप्रति उसका मीनिंग क्या होता है, अनुचित, मतलब कि जो सही नहीं है, जो मतलब जो सही नहीं है मेनली, उसको ही हम लोग अनुचित बोलते हैं, और नाश होना मतलब कि ख़त्म होना। तो वैसे इधर क्या देखिए एग्जाम्पल में दिया है, अति धनम, अति धनम क्या हो गया, अति धनम, अभी हम लोग अति धनम को तो अनुचित बोल नहीं सकते, तो इसलिए धनस्य अत्यः, अति पुष्पम पुष्पनाम अत्यः। फिर उसके बाद वैसे असंप्रति, इसमें क्या होता है, अनुचित, मतलब कि कुछ अलग, कुछ गलत चीज़ें, जैसे कि अति निद्रम, तो अति निद्रम क्या है, गलत है, इसके वजह से यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, निद्रा संप्रति न युज्यते, यहाँ पे अ है ना, इसके वजह से यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, न युज्यते। तो ये आपको याद करना है मेनली कि जब भी हम लोग उसको चेंज करते तो कैसे करते हैं, तो निद्रा संप्रति न युज्यते। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अव्यय है वो शब्द प्रादुर्भाव है, उसमें हम लोग इति उपसर्ग का उपयोग करते हैं। इति उपसर्ग रहा तो हम लोग शब्द प्रादुर्भाव का उपयोग करते हैं, जैसे कि इति हरि, तो हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव, इति शब्दस्य, इति हरि, तो हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव, इति भारतम, भारत भारत शब्दस्य प्रादुर्भाव, ऐसे करके। फिर उसके बाद आता है पश्चात, पश्चात अगर अनु रहा तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पश्चात का यूज़ करेंगे। जैसे कि अनुमान, अनुमान का भी अर्थ क्या होता है, जो हम लोग को पश्चात में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसको आप लोग वैसे याद कर लीजिए, अनुगंगम, तो क्या हो जाएगा, ये गंगाया पश्चात, अनुरथस्य, अनुरथस्य तो रथस्य पश्चात, अनुलोकस्य लोकस्य पश्चात। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यथा है, अभी यथा, यथा की जगह पे हम लोग तीन चीज़ों का उपयोग करते हैं, अनुश्रुति, अनतिक्रम्य और योग्यता। यथा मति, तो क्या हो जाएगा, मति अनतिक्रम्य, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा विधि विधिम अनतिक्रम्य। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी तीनों में से यूज़ करें तो दो तीनों ही राइट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है अनुपूर्व्य, वो अगर अनु रहा, जैसे कि यहाँ पे पश्चात वाला हम लोग ने देखा, तो यहाँ पे भी अगर अनु आया तो हम लोग अभी यहाँ पे अनु रहेगा तो पश्चात ऐसा अर्थ लेना है हम लोग को, और यहाँ पे अनु आया तो क्रम ऐसा अर्थ लेना है। तो अनु क्रम के लिए आया हो, जैसे कि अनुवृद्धम, तो ये क्रम के लिए आया है, वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अनुपूर्व्य, तो क्या हो जाएगा, ये वृद्धस्य अनुपूर्व्यन। फिर नेक्स्ट जो हमारा अव्यय है वो योग पद्य है। सह, सह आया, या तो स आया तो उसके जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, युगपद, उसको ही हम लोग योग पद्य बोलते हैं, ठीक है। स चक्रम, तो चक्रेन युगपद, स जन्म, जना जन्म नाम युगपद। फिर उसके बाद सादृश्य, स रहा तो सादृश्य का उपयोग करते हैं, जैसे कि स सखी संख्या सादृश्य। फिर उसके बाद संपत्ति रहा तो सह का यूज़ करते हैं, सह और स रहा तो संपत्ति का यूज़ करते हैं। स ज्ञानम, तो ज्ञानेन सह, स ब्रह्म ब्रह्म नाम संप्रति, इसमें जो मेन है वो प्रॉपर्टी के बारे में यूज़ करते हैं संपत्ति के लिए, और यहाँ पे जो सादृश्य है जो स है वो सिमिलैरिटी को दिखाते हैं, और यहाँ पे जो स है वो एक साथ को दिखाते हैं, मतलब कि कोई भी ग्रुप वगैरह को, जैसे कि स चक्रम, चक्र के साथ, ग्रुप को नहीं, जो उसके साथ एक साथ, जैसे कि स चक्रम, चक्र के साथ, स जन्म, जन्म के साथ, स मृत्यु, मृत्यु के साथ, ऐसे। यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी हम लोग को देखने को मिलेगा सादृश्य में, और इसमें संपत्ति के बारे में देखने मिलेगा। तो ऐसे करके हम लोग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सह यूज़ होगा कि स यूज़ होगा, युगपद यूज़ होगा कि सादृश्य यूज़ होगा कि संपत्ति यूज़ होगा। फिर उसके बाद ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं, ये अंत वाला जो है वो हम लोग
अगर स रहा तो उसमें हम लोग अंत अंत का अर्थ क्या होता है, पर्यंतम, मतलब कि लास्ट तक। तो स अग्नि, अग्नि पर्यंतम। सम समासम, तो स समास पर्यंतम, तो स समासम, समास पर्यंतम, तो ये क्या हो जाएगा, समासम। फिर साकल्य, साकल्य में हम लोग संपूर्णता सह अपरित्यज्य उपयोग करेंगे, जैसे कि सतृणम, तो तृणम अपि अपरिजय। सफल्गु, फल्गु नाम सह। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसमें से अगर अगर आप कोई भी यहाँ पे यूज़ करते हैं ना तो भी चलता है, इतना कुछ नहीं है। आपको अव्ययभाव समझ में आया होगा। इसमें मेनली आपको क्या करना है, याद करना है, एक एग्जाम्पल याद रखें जिसके अकॉर्डिंग क्या हो, अगर एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए या तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आए अवयव के रिलेटेड, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल सबका याद रखना है और किसमें क्या यूज़ करते हैं सिर्फ उतना याद रखना है। अभी जो नेक्स्ट समास है वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों का एक अर्थ होता है, और इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, च का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, च का यूज़ करते हैं। जैसे कि दोनों पद हम लोग ने देखा, इसमें क्या रूल है, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद का क्या होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न अपना अर्थ होता है, और इसमें हम लोग का उपयोग करते हैं, च का उपयोग करते हैं। जैसे कि राम लक्ष्मणौ, लक्ष्मणौ, तो क्या हो जाएगा, राम च लक्ष्मणा च। तो ये एग्जाम्पल आप सिर्फ ऐसे दिमाग में याद रखें कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, च का यूज़ करते हैं। तो ऐसे आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके तीन भेद हैं। अभी इसमें क्या होता है, अनेक पद भी हो सकते हैं, ठीक है, दो पद रहा तो द्विवचन और ज़्यादा रहा तो बहुवचन में। अभी उसके बाद इसमें तीन टाइप्स है, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। सबसे पहले देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होता है, दोनों का ही भिन्न अर्थ होता है किंवा समान अर्थ होता है। दो पद रहा तो द्विवचन, अगर इसमें दोनों पद जो है वो प्रधान होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों का ही अलग अलग अर्थ होता है, या तो समान अर्थ भी हो सकता है यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व समास में। तो अगर दो पद रहा तो द्विवचन में, और दो से ज़्यादा रहा तो बहुवचन में। बहुवचन में हम लोग लिखेंगे च च का यूज़ करके। जो अंतिम पद होगा उसी के अनुसार लिंग डिसाइड होता है। अभी जैसे कि हम लोग को कोई भी अगर उसका समासिक विग्रह करना रहेगा तो हम लोग उसको स्त्रीलिंग के जैसे ट्रीट करेंगे कि पुल्लिंग के जैसा। तो जो लास्ट में रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको स्त्रीलिंग में यूज़ करना है कि पुल्लिंग में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम लक्ष्मणौ, तो राम च लक्ष्मणौ च। फिर उसके बाद माता च पिता च, तो इसका माता पितरौ। यहाँ पे क्या हो गया, दो वचन है, दो जन के बारे में बोला ना, तो ये द्विवचन हुआ, इसके लिए यहाँ पे हम लोग पितरों का यूज़ किए हैं। सेम वहाँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर उसके बाद यहाँ पे चार है, तो हम लोग यहाँ पे उसका बहुवचन यूज़ करेंगे, तो शत्रुघ्नः च ऐसे आएगा। रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च। अभी नेक्स्ट जो समास द्वंद्व समास का टाइप है वो समासिक द्वंद्व समास है। इसमें क्या होता है, जब समासिक पद में अनेक पदों के होने से समुदाय का बोध होता है, समुदाय मतलब कि ग्रुप का बोध होता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, समासिक द्वंद्व समास कहते हैं। यह सदैव नपुंसकलिंगी एक वचन में रहता है, तो ये किस में रहता है, नपुंसकलिंगी एक वचन में रहता है, जैसे कि वनम, है ना, फॉर एग्जाम्पल वनम, जैसे कि तो ये इसका एग्जाम्पल देखिए, पानी च पादौ च, तो ये भी ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं, समुदाय के बारे में बोल रहे हैं। पानी और पाद मतलब हाथ और पैर, तो क्या ये क्या हो जाएगा, पानी पादम, एक वचन और नपुंसकलिंगी के जैसे। गजा च सिंह च, तो क्या हो जाएगा, गज सिंहम, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है एक शेष समास। समास अधिकरण के अनेक शब्द समास होने पर एक रूप परिवर्तन हो जाते हैं। अभी इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि सब जो है वो एक ही जैसा होता है। समास अधिकरण के अनेक शब्द समास होने पर एक रूप में परिवर्तन हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, जो समासिक विग्रह है उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, बट उसका किस में परिवर्तन हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें, यह समास समान रूप अर्थ किंतु विभिन्न रूप शब्द के साथ ही होता है, जैसे कि सह च, तो सह जो है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ही के लिए यूज़ करते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ते। फिर सा च, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ता, शी के लिए। वैसे ही तच्च तो तानी, इट के लिए। राम च तो रामः। वैसे यहाँ पे हंसी च हंसः च, तो क्या हो जाएगा, ये हंसौ। पुत्रा च दुहिता च, तो पुत्रौ। माता च पिता च पितरौ। ऐसे करके हम लोग एक शेष समास में करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो समास है अपना बहुव्रीहि समास है। अभी बहुव्रीहि में हम लोग क्या करते हैं, बहुव्रीहि के समास में दोनों पद ही प्रधान होते,
दोनों ही पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होते हैं। इसमें जो जैसे अव्ययीभाव में क्या था, एक पद प्रधान होता था, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होता था। वैसे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते थे। बट बहुव्रीहि समास में क्या होता है, वो दोनों ही प्रधान न होकर के कोई अन्य पद का ही बोध हो रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात समस्त पद में प्रयुक्त सभी शब्द मूल अर्थ खो देते हैं, उनके स्थान पर कोई अन्य अर्थ प्रकट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते तो आपको और भी क्लियर होगा। वीणा पानी, तो वीणा पानी हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग वीणा मतलब जो वीणा होता है वो वीणा पानी अभी हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, पानी मतलब हाथ होता है, तो जो इसके हाथ में वीणा है वो कौन है, सरस्वती। तो इसकी वजह से हम लोग ये क्या कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास हुआ। फिर इसका एक छोटा सा ऐसे रूल याद रखिए, या तो ट्रिक बोल सकते हैं आप इसको। अगर यहाँ पे पुल्लिंगी रहा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यस्य सह, और स्त्रीलिंगी रहा तो यस्याः सह यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर पुल्लिंगी रहा तो क्या यूज़ करेंगे, यस्य सह, और स्त्रीलिंगी रहा तो यस्याः सह। ये कहाँ से आया, जो हम लोग ने शब्द रूप देखा है ना, वहाँ से आया। यद यद जो सर्वनाम है उसी के ये दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए हम लोग यस्य यूज़ करते हैं और स्त्रीलिंग के लिए यस्य यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीणा पानो यस्याः स। फिर उसके बाद पीताम्बर, पीताम्बर हम लोग किसको बोलते हैं, विष्णु को। फिर तो ये क्या हो जाएगा अपना, पीतम अम्बरम यस्य स। यहाँ पे स्त्रीलिंग था तो यस्या यूज़ किया हम लोगों ने, और पुल्लिंग था तो यस्य स। तो इसको आपको एग्जाम्पल जो है उसको आपको दिमाग में ऐसे सेट करके रखना है कि हाँ ऐसा कुछ एग्जाम्पल आया तो मैं उससे रिलेट करके समास जो है वो विग्रह कर लूँ। फिर उसके बाद इसके दो टाइप होते हैं, एक तो समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है, जब उसकी विभक्ति जो है पूर्व पद और उत्तर पद की एक ही विभक्ति में हो तो उसको हम लोग समानाधिकरण कहते हैं। अगर पूर्व पद कोई अलग विभक्ति में और उत्तर पद जो है वो अलग विभक्ति में हो तो क्या होगा, वो व्यधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। तो अगर हम लोग समानाधिकरण का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, पीताम्बर, तो पीताम्बर ये समानाधिकरण में क्या होता है, दोनों जो पद है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों सेम ही विभक्ति में हो, जैसे कि पीतम और अंबर यस्य स। और फिर यहाँ पे अगर चक्र पानी देखें तो ये क्या हो जाएगा, चक्रम जो है वो द्विवचन में है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन में, और पानव ये ओकारांत है तो ये गौ के जैसे चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पानव। जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, गा वो। ठीक है, तो ये पानव, तो ये दोनों के दोनों विभक्ति क्या है, अलग है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी हम लोग तत्पुरुष समास देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट समास है वो तत्पुरुष समास हम लोग देखते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है ना, ये भी एक तरह का व्याधिकरण समास ही है जिसमें दोनों विभक्ति जो है वो अलग अलग होती है। अभी तत्पुरुष के जितने हमारे पास विभक्ति है उतने उसके टाइप्स है, जैसे कि प्रथमा विभक्ति है तो प्रथम तत्पुरुष समास, द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय है तो तृतीय। ये सब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ईजी है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति रहा तो पूर्व पद जो है वो प्रथमा विभक्ति में होगा और उत्तर पद जो है वो षष्ठी विभक्ति में होगा। ठीक है, ये हो गया प्रथमा के लिए, पूर्व पद किस में रहेगा, प्रथमा में रहेगा, और उत्तर पद किस में रहेगा, षष्ठी विभक्ति में। बाकी जितने भी इसके तत्पुरुष समास के टाइप्स है ना, उसमें सब में क्या है कि जो पूर्व पद है वो जो विभक्ति है उसके पद में रहेगा, जैसे कि द्वितीय विभक्ति है तो ये पूर्व पद जो है वो द्वितीय विभक्ति में रहेगा, और जो उत्तर पद है ना सबका, इसके आगे सबका किस में रहेगा, वो प्रथमा विभक्ति में रहेगा। ठीक है, आई होप समझा आपको कि जो जैसे कि अभी देखते हैं आगे आपको और भी क्लियर होगा कि प्रथमा तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पूर्व पद जो है वो प्रथमा विभक्ति में होता है और उत्तर पद जो है वो षष्ठी विभक्ति में होता है। और बाकी के लिए कैसा है, द्वितीय तत्पुरुष समास के लिए बाकी सबके लिए जो उत्तर पद है ना वो किस में रहेगा, प्रथमा विभक्ति में रहेगा, और जो पूर्व पद है ना उसके जो उसका विभक्ति रहेगा, जैसे कि यहाँ पे द्वितीय है तो द्वितीय विभक्ति में होगा, या तो तृतीय है तो तृतीय विभक्ति में होगा, ऐसे करके। अभी सबसे पहले देखते हैं प्रथमा तत्पुरुष समास। मध्ये पूर्वपद विभक्ती आहे, ठीक आहे। उसके बाद जेव्हा अव्यय अव्ययी किंवा दिवसाचे प्रहर सांगायचं झालेला असा बदल होतो, जैसे कि अभी प्रथमा विभक्ति में मेनली क्या होगा, जो पूर्व पद जो है वो हम लोग प्रथमा विभक्ति में करेंगे और जो उत्तर पद है वो षष्ठी विभक्ति में करेंगे। अभी पहचानेंगे कैसे, अगर इसमें हम लोग को समासिक पद आया तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे तो हम लोग ये ऐसे करके पहचानेंगे कि यहाँ पे हम लोग को अवयव के बारे में दिया रहेगा, या तो अवयव कोई बॉडी पार्ट के बारे में दिया होगा, या तो दिवस के कोई भी टाइम ड्यूरेशन को बता रहा होगा, तो इससे हम लोग क्या पहचान सकते हैं कि ये क्या है, अपना प्रथमा विभक्ति है।
प्रथमा तत्पुरुष समास है। फिर उसके बाद द्वितीया के लिए क्या है, द्वितीया के लिए कुछ वर्ड है, अगर यहाँ ये आपको कहीं पे दिखा, जैसे कि श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आरूढ़ या तो आपन्न, ये सब अगर शब्द दिखा तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हम लोग यूज़ करते हैं। बट अगर ये सब शब्द नहीं भी दिखा और आपको क्या देखने मिल रहा है कि जो पूर्व पद है वो द्वितीय विभक्ति में है और जो उत्तर पद है वो प्रथमा विभक्ति में है, तो हम लोग कौन सा समास यूज़ करेंगे यहाँ पे, द्वितीय तत्पुरुष समास जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, श्रित है, तो श्रित यहाँ पे आता है, तो श्रित हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कृष्णा, इसको हम लोग द्वितीय विभक्ति में करेंगे और इसको प्रथमा विभक्ति में। तो आई होप ये दोनों आपको समझा। अभी इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट है वो तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति में जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पूर्व पद रहेगा वो तृतीय विभक्ति में रहेगा और जो उत्तर पद रहेगा वो किस में रहेगा, प्रथमा विभक्ति में रहेगा। और इसमें क्या होगा कि कुछ इसमें भी सेम वैसे ही शब्द है, अगर वो कहीं आपको दिखे तो हम लोग तृतीय विभक्ति यूज़ करेंगे। जैसे कि पूर्व, सदृश, सम, कलह, निपुण, भिन्न, मीजस, लक्षण और स्वर और क्या, शब्बर, ये शब्द अगर आपको दिखे तो हम लोग इसमें वो कौन सा समास होगा, अपना तृतीय तत्पुरुष समास होगा। और वैसे ही जैसे कि मास, फॉर एग्जांपल मास पूर्व है, तो इसमें हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, पूर्व दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं भी रहा तभी भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग विच्छेद करके उसको तृतीय विभक्ति कर सकते हैं, तो हम लोग तृतीय विभक्ति का यूज़ करेंगे। या तो कोई शब्द जो है वो तृतीय विभक्ति में दिया और जो पूर्व पद है वो तृतीय विभक्ति में दिया और जो उत्तर पद है वो प्रथमा विभक्ति में दिया है, तो हम लोग वहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास, उसमें क्या होता है, पूर्व पद जो है वो चतुर्थी में करना और उत्तर पद जो है वो प्रथमा विभक्ति में करना है। और इसमें शब्द क्या रहेंगे, अर्थ, बहि, हित, सुख, रक्षित, अगर ये सब आपको दिखा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास में। या तो अगर नहीं भी दिखा तभी भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये चतुर्थी विभक्ति में है और पूर्व पद जो चतुर्थी विभक्ति में और जो उत्तर पद है वो प्रथमा विभक्ति में, तो हम लोग चतुर्थी तत्पुरुष समास जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या दिया है, द्विजार्थ ना, तो यहाँ पे हम लोग को अर्थ देखने मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चतुर्थी विभक्ति में करेंगे, द्विजाय अर्थम, ठीक है, द्विजाय अर्थम। फिर यहाँ पे वैसे भूत बलि, तो भूताय इसको चतुर्थी विभक्ति में और इसको प्रथमा विभक्ति में, तो भूताय बलि। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है पंचमी तत्पुरुष समास, तो उसमें हम लोग किसमें करेंगे, पूर्व पद को पंचमी विभक्ति में करेंगे और उत्तर पद को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रथमा विभक्ति में। और इसमें क्या क्या शब्द देखने मिलेगा हम लोग को, जैसे कि मुक्त, निर्गत, उपरत, जुगुप्सा, ये सब अगर शब्द हम लोग को देखने मिला तो हम लोग वहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको मेन क्या करना है, वो जो वर्ड है वो याद रखना है और उसके अकॉर्डिंगली या तो उसके अकॉर्डिंगली समास चूज़ करना है, या तो आपको पूर्व पद को देखना, उत्तर पद को देखना, कौन सा जो विभक्ति है देख करके उसमें हम लोग ऐसे करके तत्पुरुष समास जो है वो पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, चोर, भयम। और पंचमी तत्पुरुष समास में मेन कैसा होता है, एक भय, जो भय बोलते हैं ना, या तो भय के रिलेटेड जो भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो वैसे शब्द यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इससे हम लोग को एक आइडिया मिलता है कि यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास होगा करके। जैसे कि चोर भयम, तो इसका पंचमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, चोरात भयः, और इसको प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या करते हैं हम लोग, पूर्व पद जो है वो षष्ठी विभक्ति में और उत्तर पद जो है वो प्रथमा विभक्ति में। और षष्ठी कारक हम लोग को क्या, षष्ठी जो विभक्ति है वो हम लोग को क्या बताता है, संबंध के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल जितने भी मिलेंगे वो कैसे देखने मिलेंगे, संबंध दर्शाते हुए। जैसे कि राजः पुरुषः, तो ये क्या हो जाएगा, राज्ञः पुरुषः, षष्ठी विभक्ति में इसको कन्वर्ट किया और इसको प्रथमा विभक्ति में। सब एग्जाम्पल में देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे रिलेशन को दर्शा रहा है। जैसे कि मातुः भवतः, तो मातृः भवतः, मातुः भवतः, तो एक रिलेशन को बता रहा है षष्ठी विभक्ति में। फिर उसके बाद सप्तमी तत्पुरुष समास में जो प्रथमा विभक्ति है वो किसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सॉरी पूर्व पद जो है वो उसको हम लोग सप्तमी विभक्ति में कन्वर्ट करेंगे और जो उत्तर पद है उसको प्रथमा विभक्ति में करेंगे। जैसे कि, और यहाँ पे शब्द आप लोगों को कैसे दिखने मिलेगा, शौंड, पटो, कोविद, चतुर, प्रवीण, संवित, निपुण, पंडित इत्यादि कौशल्य जैसे स्किल्स को दर्शाते हुए ऐसे शब्द हम लोग को यहाँ पे देखने मिलेंगे। जैसे कि कला चतुरः, तो ये क्या हो जाएगा, कलासु चतुरः, षष्ठी विभक्ति करेंगे यहाँ पे, सॉरी सप्तमी विभक्ति करेंगे और यहाँ पे प्रथमा विभक्ति।
और यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ देखने मिल रहा है कि सबके सब कैसे स्किल्स के बारे में मेनली डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट समास है वो न्य तत्पुरुष समास है। ये बहुत ईजी है। इसमें अगर कभी भी आपको जो एग्जाम्पल रहेगा उसमें अगर आपको अ देखने मिल रहा है तो उसी से आप लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है हम लोग को न, और जो शब्द रहेगा उसको एज इट इज़ कॉपी करना है। जैसे कि अविद्या, अविद्या तो क्या हो जाएगा ये न विद्या, विद्या। फिर असत तो न सत, ऐसे करके। ये बहुत ईजी है। और फिर उसके बाद अभी जो नेक्स्ट समास है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है। इसमें भी जो विभक्ति है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का विभक्ति सेम होता है, बट यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ देखने मिलता है कि यहाँ पे जितने भी पूर्व पद रहते हैं ना उसमें आपको विशेषण देखने को मिलेगा। जैसे कि कृष्ण सर्पः, तो कृष्ण क्या हो गया, विशेषण हो गया यहाँ पे। और कृष्ण सर्पः, तो ये सर्प कैसा है, काला है, तो यहाँ पे ये विशेषण को दर्शा रहा है। और यहाँ पे जो विभक्ति रहेगा वो किस में रहेगा, उसको हम लोग किस में करेंगे, एक ही, दोनों पद का एक ही विभक्ति में करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है तो यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति होगा, वैसे यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति होगा, ऐसे करके। फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि नीलोत्पलम, तो क्या हो जाएगा ये नीलम च तथा। इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि च हो गया, तत् यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, असो असो असा, ऐसा सब यूज़ करते हैं, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक ही विभक्ति में करेंगे हम लोग इसको, नीलम च उत्पलम च। फिर वैसे ही कृष्ण सर्पः, कृष्ण च असो सर्पः, ऐसा सर्प, ठीक है। ऐसा के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करें, असो। नीलम के जैसा नीलम का रंग, मतलब पानी का रंग क्या है, नीला है, ऐसे करके यहाँ पे विशेषता उन्होंने बताया है। नीलम, नीला क्या है, पानी, पानी नील, पानी का रंग नीला होता है, ऐसे। नीलम च तत उत्पलम, वैसे ही कृष्ण सर्पः, तो कृष्ण का वर्ण ऐसा, असो सर्पः, ऐसा सर्प है कृष्ण रंग का। फिर उसके बाद यहाँ पे उपमान उपमेय करके रहता है, जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे घन श्यामः, तो और यहाँ पे जब कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो घन इव श्यामः, चंद्र इव मुख, नरसिंह, तो नरसिंह इव, ऐसे करके उपमान उपमेय में हम लोग उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद उभय पद रहा तो मतलब कि दोनों पद प्रधान रहा तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे शीतो उष्ण है तो ये क्या हो जाएगा, शीतम च उष्ण च। फिर रक्त पित्त है, दोनों प्रधान है तो रक्तश्च पित्तश्च, ऐसे करके। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें मेनली आपको क्या करना है कि उसके विशेषण के बारे में बताया रहेगा, और यहाँ पे अगर किसी चीज़ को बताना रहेगा तो हम लोग तत्, अगर यह ऐसे करके बताना है कि कृष्ण रंग का सर्प, तो ऐसे यहाँ पे असो, ये सब यूज़ करते हैं। और उपमान और उपमेय में हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ईव यूज़ करते हैं। और उभय पद में दोनों पद अगर प्रधान रहा तो फिर से हम लोग अपना द्वंद्व समास जैसे यहाँ पे च यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो समास है वो द्विगु समास है। इसमें मेनली हम लोग को क्या किसके बारे में बताया रहता है, तो संख्यावाचक के बारे में बताया रहता है। और इसमें हम लोग इसमें क्या होता है, मेनली हम लोग को संख्या के बारे में बताया रहता है। और जो मुख्य रूप में हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, षष्ठी विभक्ति में कन्वर्ट करते हैं। और जो अपना समासिक पद रहता है वो नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। और इसमें हम लोग अभी संख्या के बारे में बता रहे हैं ना, तो एक से मतलब किसी भी संख्या के बारे में बता रहे हैं, मतलब कि 2 दिन, मतलब एक ग्रुप को बता रहे हैं, जैसे कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसे करके। या तो 3 लोग, 4 लोग, ऐसे करके। तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, समाहारः यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, सप्तदिनम, तो क्या हो जाएगा ये सप्ताह नाम, इसको हम लोग षष्ठी विभक्ति में किए। दीना नाम, इसको भी षष्ठी विभक्ति में किए, समाहारः। फिर पंचतंत्रम, पत्रम, तो क्या हो जाएगा पंचानाम, पत्रानाम, समाहारः, ऐसे करके। तो यहाँ पे द्विगु समास भी कंप्लीट हो। क्या होता है, जब किसी समास में दूसरा पद होता है और पहले पद उसके साथ स्थायी रूप से जुड़कर अर्थ देता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि उपपद समास में क्या होता है, उसके साथ जो है कृत प्रत्यय, मतलब कि कोई भी क्रिया लगा हुआ रहे तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि उपपद प्रधान प्रत्यय, उपपद प्रधान तत्पुरुष समास है। जैसे कि अगर यहाँ पे ये सब शब्द भी रहे, कृत, घ्न, कार, त्र आदि, तो इसमें मेनली क्या लगा रहेगा, उपपद तत्पुरुष समास में ये जो पूर्व पद है वो उसके साथ हम लोग को कुछ क्रिया, कोई भी वर्ब के बारे में बता रहा होगा,
वर्ब के बारे में दिया होगा तो उसको हम लोग उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ग्राम, ग्राम, गामी। तो इससे क्या होगा, गामी मतलब ये यहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा है कि वो वहाँ पे कुछ तो भी क्रिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रामम गच्छति इति। कुंभार, कुंभकारम, यहाँ पे भी क्रिया है तो कुंभ, कुंभम करोति इति। फिर पापकृत, पापम करोति इति। देहघ्नम, तो देहम घ्नन्ति इति, ऐसे करके। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, उपपद में क्या होगा, जो भी समासिक पद होगा उसके साथ क्रिया लगा होगा तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अपना उपपद समास है। और उसमें हम लोग मेन क्या यूज़ करेंगे, गच्छति, करोति, ये सब क्रिया, हम लोग ये सब क्रिया यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा समास में। एक क्विक रिकैप है ये एक्चुअली, इसको देखना, लेक्चर को देखने के बाद अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो कुछ भी वर्थ इट नहीं है। तो इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए। मेन पर्पस एप्लीकेशन ही बेस्ड होने वाला है अपना। अगर आपने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया तो कुछ भी वर्थ इट नहीं है ये।